हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर से थर्ड पार्ट को। और 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और हम यहाँ पर देख रहे हैं, इंडिया के बारे में जान रहे हैं कि किस तरह से मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में किस तरह से इंडिया पार्टिसिपेट करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिया की, और किस तरह से लोगों की के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में हमने जाना, कॉन्क्वेस्ट डिसीज के बारे में जाना, ट्रेड के बारे में जाना, और हम पढ़ रहे थे 19th सेंचुरी के बारे में हम जान चुके हैं, और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमने पढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे एक बीमारी के बारे में। अब जैसे अभी हमने कोरोना को फेस किया है, बिल्कुल वैसे ही जब ऐसे ही कोई बीमारी आती है तो लोगों के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर रेंडर पेस्ट और कैटल प्लेग के बारे में बताया जा रहा है। ये जो प्लेग नाम की बीमारी थी, ये उस समय पर पशुओं में हो रही थी और ये एक महामारी का रूप ले लेती है। तो देखिए, इन अफ्रीका in the 1819s, a fast spreading disease of cattle plague और रेंडर पेस्ट भी इसे कहा जाता है, had a terrifying impact on people's livelihoods and the local economy। तो देखिए, अफ्रीका में 1890 की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर जो कैटल थे, पशु थे, उनमें प्लेग नाम की या रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी और लोगों पर बहुत डरावना प्रभाव दिखाई दे रहा था और इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पेरियल इम्पैक्ट ऑन कोलोनाइज्ड सोसाइटीज़। तो देखिए, जो भी कोलोनाइज सोसाइटीज़ थी ना, उन पे इसका प्रभाव देखने के लिए मिला और यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं। इट शोज हाउ इन दिस इरा मीन्स होता है युग, द कॉन्क्वेस्ट इवन अ डिजीज affecting cattle reshaped the lives and fortune of thousands of people and then relation with the rest of the world। तो देखिए, इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो लोग थे, हजारों लोग थे, वो इस बीमारी से किस तरह से प्रभावित हो रहे थे और उनकी जो लिवलीहुड थी वो किस तरह से बदली, उनका जीवन कैसे रीसेप कर रहा था और उनका जो भाग्य था वो किस तरह से बदल रहा था और वो किस तरह से जो पूरा संसार था वो किस तरह से दूसरे लोगों से जुड़े हुए थे, मतलब क्या क्या चीज़ों पर फर्क पड़ रहा था, ये हम जानेंगे। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। तो देखिए, यहाँ पर अफ्रीका के बारे में बताया गया है, अफ्रीका के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड थी, यानी कि जो लैंड रिसोर्सेज थी वो बहुत ज़्यादा थी और जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी कम थी। For centuries, land and livestock sustain African livelihood and people rarely work for a wages। तो देखिए, अब वहाँ पर जब लैंड बहुत ज़्यादा थी और दूसरे जो उनके जीविका कमाने के साधन थे, जैसे उनके पशु थे या और दूसरी चीज़ें थी, वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में थी। उन्हें किसी बेसिस पर या किसी के यहाँ एज ए लेबर काम करना नहीं पड़ता था। इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर्स गुड दैट वेजेस कुड बाय। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ही कंज्यूमर्स ऐसे थे जो किसी चीज़ को अपने लिए परचेज करते थे, मतलब उनके पास इतनी सारी चीज़ें होती थी कि उन्हें बाहर से कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती थी। इफ़ यू हैड बीन एन अफ्रीकन ओपोजिंग लैंड एंड लाइव स्टॉक्स, अगर आप एक अफ्रीकन हैं और आपके पास ज़मीन भी है और पशु भी हैं, तो एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बोथ, दोनों ही चीज़ें मतलब पर्याप्त मात्रा में है, यू टू वुड हैव सीन लिटिल रीज़न टू वर्क फॉर अ वेजेस। तो आपके पास कोई ऐसा कारण नहीं होगा कि आप किसी दूसरे के यहाँ पर जाकर वेजेस पे काम करोगे, ठीक है, क्योंकि वो खुद के मालिक थे तो उन्हें किसी के यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं थी। इन द लेट 19th सेंचुरी यूरोपियंस वर अट्रैक्ट टू अफ्रीका। अब यूरोपियन की नज़र इन सभी चीज़ों पर रहती थी। अब लेट 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन थे वो अफ्रीका से अट्रैक्ट हुए ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लैंड थी और मिनरल्स भी थे। यूरोपियन कम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। अब यूरोपियंस जो थे वो अफ्रीका में आए ये आशा करते हुए कि वो जो है अपनी प्लांटेशन वहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे, माइनिंग करेंगे
और जो क्रॉप्स है और मिनरल्स है वो यूरोप में एक्सपोर्ट कर देंगे। बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, अ शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। अब वहाँ पर जो लेबरर थे वो बहुत कम थे, वो काम करना ही नहीं चाहते थे वेजेस पर, क्योंकि उनके पास तो पर्याप्त चीज़ें थी, तो वो काम क्यों करेंगे। एम्प्लॉयर यूज्ड मैनी मेथड टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। अब उन्होंने जो है बहुत सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए कि जिससे कि वो एक लेबर की तरह उनके पास काम करें। हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस एंड ऑन प्लांटेशन एंड माइंस। तो देखिए वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े टैक्स लगाने शुरू कर दिए, जिन्हें केवल वही लोग पे कर सकते थे जो वेजेस पर काम कर रहे हो और प्लांटेशन का काम कर रहे हो और माइनिंग का काम कर रहे हो। इनहेरिटेंस लॉ वर चेंज सो दैट, तो देखिए जो उनका इनहेरिटेंस लॉ था, यानी कि विरासत में जैसे पिता की ज़मीन बेटे को मिलती है, सभी बेटों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो उन्होंने वो लॉ भी वहाँ पर बदला जाकर। तो देखिए उन्होंने क्या किया, वो लॉ बदल दिया। पीजेंट्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड, अब जो पीजेंट्स थे वो डिस्प्लेस होने लगे लैंड से। ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली वर अलाउड टू इनहेरिटेड लैंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अदर वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। तो देखिए अब क्या होता था, उन्होंने जो लॉ बनाया वो क्या बनाया कि जो फैमिली का एक ही मेंबर है ना, उसी को वो लैंड दी जाएगी। अब जो दूसरे मेंबर थे उन्हें मजबूरन एज ए लेबरर मार्केट में काम करना पड़ा। माइन वर्कर वर ऑल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। अब कुछ और रूल रेगुलेशन वहाँ पर बनाने शुरू कर दिए कि वो जो है अपनी मर्जी से इधर उधर कहीं भी नहीं घूम सकते थे, कहीं पर भी काम नहीं कर सकते थे। अब उन्हें मजबूरन जो है प्लांटेशन का, माइनिंग का काम करना पड़ रहा था। देन केम रेंडर पेस्ट ए डिवास्टिंग कैटल डिसीज। अब इसी बीच ये जो रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी है ना, ये वहाँ पर आ जाती है। रेंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880। तो देखिए लेट 1880 में ये बीमारी वहाँ पर पहुँचती है। इट वाज कैरिड बाय ए इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड टू फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर इन वेंडिंग इरिट्रा इन ईस्ट अफ्रीका। तो देखिए अब ये जो ब्रिटिशर थे ना, ये इन्होंने क्या किया, ये कैसे, मतलब ये कैटल के रूप में ही वहाँ पर आए, एक इन्फेक्टेड कैटल था और जो ब्रिटिश एशिया से इटालियन सोल्जर के लिए भेजा गया था कि वो उसे खाएं और वहाँ पर लड़ें। एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, रेंडर पेस्ट मूव वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर, रीचिंग अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट इन 1892। अब देखिए ये जो है, ये जो रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी है ना, ये बिल्कुल आग की तरह फैल गई वेस्ट में, और ये कहाँ पर पहुँच गई, अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक पहुँच गई 1892 में। इट रीच द कैप 5 ईयर लेटर, तो 5 सालों तक जो है ये पूरी तरह से पूरे साउदर्न मोस्ट में फैल चुकी थी। अलोंग द वे रेंडर पेस्ट किल्ड 90% ऑफ कैटल। तो देखिए ये बीमारी जो है इतनी भयानक हो गई थी कि 90% जो कैटल थे वो मारे जा चुके थे इस बीमारी के कारण। तो देखिए जब कोई बीमारी आती है तो बहुत, मतलब पशुओं पर भी, लोगों पर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड। तो देखिए ये जो कैटल का इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, विनाश हो गया था, तो लोगों पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, उनकी लाइवलीहुड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड colonial government now successfully monopolized what scarce cattle resources remain। तो देखिए अब जो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो यूरोपियंस थे, जो प्लांटर्स थे और जो माइन ओनर्स आकर वहाँ पर बन गए थे, अब उन्होंने जो है जो बचे हुए कैटल थे ना, उन पर अपना अधिकार जमा लिया। टू स्ट्रेंथन दियर पावर एंड टू फोर्स अफ्रीकन इनटू ए लेबर मार्केट। तो देखिए ऐसा उन्होंने क्यों किया, जिससे कि वो अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा सके, यानी कि अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा सके और जो लोग हैं उन्हें लेबर मार्केट में वो डाल सके। कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स का मतलब कमी होना, कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ कैटल अनेबल यूरोपियन colonizers to conquer and
सबड्यू अफ्रीका। तो देखिए इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने जो है जो अफ्रीकन थे ना उनके ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उन पर अपनी जीत हासिल करनी शुरू कर दी और उन्हें जो है गुलाम बना लिया। सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। और बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी जो है देखने को मिलती है, ऐसा ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट का, ठीक है। 19th सेंचुरी में पूरे संसार में ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही थी कि लोग जो एक दूसरे पर जीत हासिल कर रहे थे, लोगों को गुलाम बना रहे थे और वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा रहे थे। अब हम पढ़ेंगे इंडेंजर्ड लेबल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो देखिए इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया क्या है, पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो देखिए फॉर द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलिस्ट्रेट्स द टू साइड नेचर ऑफ 18th सेंचुरी वर्ल्ड। तो देखिए 19th सेंचुरी वर्ल्ड, तो देखिए जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, हर एक चीज़ के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो ये जो इंडेंजर्ड लेबर था इसके भी दो इफेक्ट देखने के लिए मिले। ये इंडेंजर लेबर क्या था कि लोग जो है हायर कर लिए जाते थे किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा और उन्हें दूसरी जगह पर माइग्रेट कराया जाता था और वहाँ पर उनसे काम लिया जाता था, ये था इंडेंजर लेबर। इट वॉज अ वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए ये जो संसार उस समय पर चल रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही थी एज वेल एज ग्रेट मिजरी, और दुख भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था लोगों का। हायर इनकम्स फॉर सम, जो इनकम थी वो हाई कुछ लोगों के लिए ही हो रही थी, एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स, और दूसरे लोग जो है वो गरीब हो रहे थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन सम एरियाज एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कोरेशन इन अदर। तो देखिए क्या हो रहा था, जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ एरियाज में तो एडवांस हो रही थी और जो दूसरे लोग थे इस पर उनका बहुत ज़्यादा उन पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो देखिए जानते हैं इन द 19th सेंचुरी हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस एंड चाइनीज लेबरर्स वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन। तो देखिए 19th सेंचुरी में सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो हैं वो इंडियंस थे, चाइनीज थे, वो लेबरर के रूप में प्लांटेशन करने के लिए जा रहे थे, माइनिंग के लिए जा रहे थे, रोड एंड रेलवेज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए जा रहे थे अराउंड द वर्ल्ड। मतलब पूरे संसार में उन्हें भेजा जा रहा था कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, जो इंडियंस थे, चाइनीज थे, कि वो दूसरी जगह पर जाकर प्लांटेशन का काम करेंगे, माइनिंग का काम करेंगे, रोड रेलवेज ये सब काम करने वाले हैं। In India, indentured laborers were hired under contracts which promised return travel to India. Later, they had worked 5 years on their employer plantation. तो देखिए जो इंडिया में जो ऐसे लेबरर्स थे जो दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो रहे थे, वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके माध्यम से जा रहे थे, उन्हें प्रॉमिस किया जाता था कि उन्हें जो है वापस इंडिया में लाया जाएगा 5 साल के बाद, जब वो प्लांटेशन का या दूसरा जो काम होता था वो पूरा हो जाएगा। मोस्ट इंडियन इंडेंजर्ड वर्कर्स कम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो देखिए ये जो इंडेंजर्ड लेबर थे बताए जा रहे हैं कि आज जो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सेंट्रल इंडिया है, वहां से उन्हें लेकर जाया जा रहा था। इन द मिड 19th सेंचुरी दीज रीजन एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस। तो देखिए मिड 19th सेंचुरी में ये जो रीजन थे ये बहुत सारे चेंजेस जो है फेस कर रहे थे। कॉटेज इंडस्ट्रीज डेक्लाइन, ऐसा क्यों हो रहा था कि लोगों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा था लेबरर के रूप में, क्योंकि ये जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी ना ये बिल्कुल डेक्लाइन हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। लैंड रेंट्स रोज, और जो जमीन का रेंट था, किराया था, वो बढ़ा दिया गया था। लैंड वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन, माइंस के लिए और प्लांटेशन के लिए जो लैंड थी वो खाली कर दी गई थी। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पुअर, और ये सारी चीज़ें जो गरीब लोग थे उनके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। दे फेल टू पे दियर रेंट्स, अब वो लोग बेचारे गरीब लोग जो थे वो अपना रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। बिकम डीपली इंडप्टेड एंड
वर फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। अब जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, वो उसे चुका नहीं पा रहे थे, तो अब उन्हें मजबूरन माइग्रेट होना पड़ा काम की तलाश में। उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था, जो क्योंकि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। The main destination of Indian indentured migrants were the कैरेबियन आइलैंड। तो देखिए यहाँ पर कुछ जगहों के नाम भी दिए गए हैं। तो ये जो लेबरर थे, ये जो माइग्रेट हो रहे थे, ये ज़्यादातर कहाँ पर माइग्रेट हो रहे थे? कैरेबियन आइलैंड की तरफ इन्हें माइग्रेट कराया जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर कुछ और जगहों के नाम दिए गए हैं। मॉरिशस एंड फिजी जैसी जगहों पर भी इन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा था। तमिल माइग्रेंट्स वर टू साइलोन एंड मलाया। तो देखिए जो तमिल के माइग्रेंट्स थे वो उनके पास वाली जगहों पर शिफ्ट कराए जा रहे थे। इंडेंजर्ड वर्कर वर ऑल्सो रिक्वेटेड फॉर टी प्लांटेशन इन असम। तो देखिए ये जो लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, इन्हें प्लांटेशन के लिए, असम में प्लांटेशन के लिए भी शिफ्ट किया जा रहा था। Recruitment was done by agents engaged by employers and paid a small commission। तो देखिए अब ये किसके थ्रू जा रहे थे, ये हमें समझना है। तो देखिए कुछ एजेंट थे जो एम्प्लॉयर से कुछ कमीशन लेते थे और इन लोगों को दूसरी जगहों पर भेजते थे। मैनी माइग्रेंट्स एग्री टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी एंड ऑपरेशन इन दियर होम विलेज। अब कुछ बेचारे जो माइग्रेंट्स थे वो सहमत हो जाते हैं किस आशा में कि उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, या उन पर जो ऑपरेशन है, दूसरे लोगों का जो दबाव है जो वो अपने विलेज में रहकर सहन कर रहे थे, उससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। एजेंट्स ऑल्सो टेम्प्टेड द प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स बाई प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये जो एजेंट्स थे ना, ये क्या काम कर रहे थे, ये कई बार उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया करते थे, मतलब सभी चीज़ें वो क्लियर करके नहीं बताते थे। अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन, सबसे पहले तो वो उन्हें ये नहीं बताते थे कि तुम्हें जाना कहाँ है। मोड्स ऑफ ट्रैवल, उनके ट्रैवल का मोड्स क्या है, किस चीज़ से वो यात्रा करके जा रहे हैं। द नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करना है उन्हें, वो ये नहीं बताते थे। एंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, वहाँ पे रहना और काम करने की क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें उनसे कई बार छुपाई जाती थी। Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage। तो देखिए कई बार उन लोगों को ये भी नहीं बताया जाता था कि वो लंबी समुद्री यात्रा करके उन्हें जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है। सम टाइम एजेंट्स इवन फोर्सिबली एब्डिकेटेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स। तो देखिए कई लोग ऐसे होते थे जो अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहते थे, फिर भी उन्हें फोर्सिबली यानी कि फोर्स करके उन्हें जो है माइग्रेट कराया जाता था, जबरन उन्हें उन जगहों पर ले जाया जाता था। 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। तो देखिए ये जो है एक न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी बन गया था 19th सेंचुरी में। ऑन अराइवल एट द प्लांटेशन लेबरर फाउंड कंडीशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव इमेजिन। अब वो जब वहाँ पर पहुँचते थे तो उन्हें जो है वहाँ की कंडीशन कुछ अलग ही नज़र आती थी, जैसे कि उन्होंने इमेजिन की थी वैसी नहीं होती थी। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर हर्श एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स। तो देखिए वहाँ पर जो रहने की, काम करने की जो स्थिति होती थी ना, वो बहुत ही मुश्किल होती थी उनके लिए, और उन्हें लीगल राइट्स भी, कानूनी अधिकार भी नहीं मिलते थे वहाँ पर। बट वर्कर डिस्कवर दियर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। अब इंसान क्या करेगा, जब उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो किसी ना किसी तरह तो वो सर्वाइव करेगा ही। तो उन्होंने अपने तरीके डिस्कवर कर लिए थे सर्वाइव करने के। मैनी ऑफ दैम एस्केप इनटू द वाइल्ड, कुछ लोग तो उनमें से जंगलों में भाग जाते थे। थ्रो इफ कोर्ट दे फेस्ड पनिशमेंट। तो देखिए अगर उन्हें पकड़ लिया जाता था, वो पकड़े जाते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता था। अनदर डेवलप्ड न्यू फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ रिप्रेशन ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चरल फॉर्म। देखिए अदर डेवलप्स न्यू फॉर्म ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन। तो देखिए और जो दूसरे जो वहाँ पर वर्कर्स थे, उन्होंने अपना खुद का, और कुछ लोग जो है एक समूह में इकट्ठा होके जो है गवर्नमेंट का विरोध करने लगे थे।
ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स ओल्ड एंड न्यू, वो जो है नए और पुराने जो सभी कल्चर थे वो एक साथ मिलकर एकजुट होकर सब इकट्ठा होने लगे थे। इन ट्रिनिडेड द एनुअल मुहर्रम प्रोसेसन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रियोटस कार्निवल कॉल्ड होजे। तो देखिए ये जो मुहर्रम नाम का जो प्रोसेसन होता था, जुलूस होता था, अब इसे होजे का नाम दे दिया गया था। इन विच वर्कर ऑफ ऑल रेस एंड रिलीजन ज्वाइंट, इसमें सभी कल्चर सभी जाति के जो वर्कर्स थे वो एक साथ मिलकर सामने आ रहे थे। सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रेस्टाफिरेनिज्म is also said to reflect social and cultural link with Indian migrants to the कैरेबियन। तो देखिए यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं, ये जो एक रिलीजन्स था रेस्टाफ्रेनिज्म, इसमें सभी लोग जो है एक साथ जुड़कर सामने आए थे और ये कैरेबियन लोगों से जुड़ गए थे। अब यहाँ पर तीसरा होता है चटनी म्यूजिक। ये भी एक पॉपुलर जो है एक ऐसा ऑपरेशन बन गया था, ये विरोध करने का एक ऐसा तरीका बन गया था कि लोग जो है एक साथ जुड़ रहे थे और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसमें जो है लोग पोस्ट एक्सप्रेशन ऑफ पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस। तो देखिए ये जो लोग हैं सब इकट्ठा करके वहाँ पर लाए गए थे, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के जुलूस निकालते थे, एक साथ जुड़ते थे और अपोजिशन करते थे। तो देखिए यहाँ पर आपने 3 चीज़ों को पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा होजे को, फिर हमने पढ़ा रेस्टा रिफ्रेनिज्म, फिर हमने पढ़ा तीसरा चटनी म्यूजिक। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर ये तीनों मूवमेंट हुए और इनमें लोग एक साथ जुड़े और जो है अपनी बातों को रखने लगे, विरोध करने लगे। तो देखिए दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चर फ्यूजन आर पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, और इसमें भी जो ग्लोबल वर्ल्ड था वो बन रहा था और यहाँ पर कल्चरल फ्यूजन देखने के लिए मिला, यानी कि अलग अलग जगह के लोग जो है एक साथ जुड़ रहे थे और उनका जो कल्चर था वो आपस में एक दूसरे से मिक्स हो रहा था। वेयर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस गेट मिक्स, अलग अलग जगह की जो चीज़ें थी वो एक साथ मिक्स हो रही थी। लॉस दियर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक एंड बिकेम समथिंग एंटायरली न्यू। देखिए जो उनके ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक थे वो कहीं ना कहीं खो रहे थे, उनसे अलग हो रहे थे और नए डेवलप हो रहे थे, यानी कि एक नया कल्चर बन के सामने आ रहा था। मोस्ट इंडेंचर वर्कर स्टेड ऑन आफ्टर दियर कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड एंड रिटर्न टू दियर न्यू होम आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। तो देखिए अधिकतर जो इस तरह के वर्कर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने जहाँ पर वो काम कर रहे थे ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होने के बाद भी वो वापस से वहीं पर जा रहे थे अपने नए घर में, जहाँ पर वो माइग्रेंट होकर गए थे वहीं पर जा रहे थे और अपने इंडिया में मतलब अपनी जगह पर जहाँ उनके घर थे वहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकते थे और वापस से वहीं पर चले जाते थे, क्योंकि वो कल्चरली भी वहाँ पर मिक्स होने लगे थे। अब उन्हें उनकी वो हैबिट जो है उन्होंने बना ली थी। Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries। तो देखिए इन कंट्रीज़ में जो जो भारतीय लोग थे उनका समुदाय जो है एक लार्ज समुदाय बनकर सामने आया था। हैव यू हर्ड ऑफ द नोबल प्राइज विनिंग राइटर? आपने एक नोबल प्राइज विनिंग राइटर के बारे में सुना होगा, यहाँ पर नाम दिया गया है वी.एस. नेपोल का यहाँ पर नाम दिया गया है। वो एक नोबेल प्राइज विनिंग राइटर थे। सम ऑफ यू मे हैव फॉलोड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स शिवनारायण चंद्रपाल एंड राम नरेश सरवन। तो देखिए यहाँ पर कुछ और नाम भी दिए गए हैं, तो ये सभी कैसे नाम हैं, इंडियन नेम है। तो देखिए यहाँ पर ये वेस्ट इंडीज से हैं, बताया गया है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैं, लेकिन इफ़ यू हैव वंडर्ड व्हाई देयर नेम साउंड वैगुअली इंडियन, तो आपको बहुत मतलब आश्चर्य होगा कि उनका नाम
ऐसा क्यों है कि वो इंडियन से मिलता जुलता है? द आंसर इज दैट दे आर डेस्केंडेड फ्रॉम इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो देखिए ये उनके वंशज हैं जो लोग इंडिया से वहाँ पर गए हुए थे एज अ इंडेंजर्ड लेबर, तो वो उनके वंशज हैं, इसीलिए उनके नाम इंडियन से मिलते जुलते हैं। फ्रॉम द 19th इंडियाज नेशनलिस्ट लीडर बिगन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन एज अब्यूजिंग एंड क्रूल। तो देखिए यहाँ पर अब 19 में क्या हुआ, जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने इस सिस्टम का विरोध करना शुरू कर दिया। ये जो लेबरर थे, इस तरह से इन्हें भेजा जा रहा था, तो इन्हें वो अब्यूजिव कह रहे थे कि वो सही नहीं है, तो उन्होंने जो है अपोज करना शुरू कर दिया था। इट वाज एबोलिश्ड इन 1921, और ये जो इस तरह से माइग्रेशन था ना 1921 में, इसे बंद कर दिया गया था। यट फॉर अ नंबर ऑफ डिकेड्स afterward, descendant of Indian indentured worker often thought of as coolies, मतलब अभी भी कुछ लोग वहाँ पर रह रहे थे और अलग अलग प्रोफेशन का काम वो कर रहे थे। तो देखिए पूरी तरह से 1921 में बंद कर दिया गया था, इस पर रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे इंडियन एंटरप्रीन्योर अब्रोड। इसके बारे में जानेंगे क्या है ये वर्ड, क्यों यूज किया गया है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखिए ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। अब देखिए फूड को ग्रो करने के लिए, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वर्ल्ड मार्केट में पहुंचाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है? धन। धन की जरूरत होती है। लार्ज प्लांटेशन कुड बोरो फ्रॉम इट बैंक एंड मार्केट्स। अब जो लार्ज प्लांटेशन थे यानी कि पीजेंट्स थे, वो तो इस धन को या तो बैंक से ले लेते थे या फिर मार्केट से ले लेते थे, आसानी से उन्हें उधार मिल जाता था। बट व्हाट अबाउट द हम्बल पीजेंट्स? लेकिन वो जो बेचारे गरीब किसान थे, वो किस तरह से अपनी इस पूंजी की कमी को पूरा करते थे? तो देखिए एंटर द इंडियन बैंकर्स, डू यू नो ऑफ द शिकारीपुरी शेरोफ्स एंड नाटुकोटई चैतियार। तो देखिए ये दो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनके बारे में मतलब एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे और भी बहुत से थे। दे वर अमंगेस्ट ऑफ मैनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ लोग हैं, इनका नाम दिया गया है और बताया गया है कि ये जो है बैंकर्स का काम करते थे, लोगों को जो है एग्रीकल्चर के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंस करते थे, और ये सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया की बात है। यूजिंग आइदर दियर ओन फंड्स, या तो वो अपने पैसे को देते थे वहाँ पर उन्हें यूज करने के लिए, और बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक, या फिर यूरोपियन बैंक से वो उधार लेते थे। दे हैड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंस। तो देखिए ये जो है, ये जो इनका व्यापार चलता था ना, ये लार्ज डिस्टेंस तक चलता था। एंड इवन डेवलप्ड इंडिजियस फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये जो इनका मतलब काम था ना, ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी कोऑपरेटिव सिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही ये काम कर रहे थे। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो हैं ऐसे लोगों को उधार देते थे, ऐसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे जो गरीब पीजेंट्स थे, और वो जो है किसी बैंक से या फिर किसी मार्केट से पैसा उधार नहीं ले पाते थे, तो ऐसे लोगों की वो ज़रूरतों को पूरा करते थे। अब देखिए बताया गया है इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स आल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनीज इनटू अफ्रीका। अब जो यहाँ पर इंडियन ट्रेडर्स थे ना और मनी लैंडर्स थे, उन्होंने भी यूरोपियन के रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया था, और वो उन्होंने भी अफ्रीका जाना शुरू कर दिया था। हैदराबादी सिंधी ट्रेड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हाउएवर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज। तो देखिए इन्होंने भी, ये जो यहाँ पर ट्रेडर के बारे में बताया गया है, तो इन्होंने भी यूरोपियन कॉलोनीज जो थी उन पर काम करना शुरू कर दिया था, उन्हीं की तरह वो काम करते थे, यानी कि दूसरी जगह पर जाकर वो अपना ट्रेड एस्टेब्लिश करते थे। तो देखिए उन्होंने क्या किया ये जानते हैं।
From the 1860 they established flourishing emporia at busy ports worldwide। तो देखिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो जो बड़े बड़े पोर्ट्स थे ना वहाँ पर अपना मार्केट एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड कोरियर्स couriers to tourists whose number were beginning to swell thanks to the development of safe and comfortable passenger vessels। तो देखिए जो पोर्ट्स थे ना उन पे बड़े बड़े शिप होते थे, जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पर आते थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ऐसा सामान जो मतलब स्पेशल सामान होता था, काफ़ी महंगा सामान होता था, जैसे कि हम कह सकते हैं जो ओल्ड कॉइन्स हैं या और बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, वहाँ पर जो टूरिस्ट आते थे वो उनको खरीदते थे और वो जो है उन्होंने वहाँ पर उन पोर्ट्स के ऊपर उस सामान को बेचना शुरू कर दिया। किसने? इंडियन ट्रेडर्स ने और मनी लैंडर्स ने ये बिजनेस अपनाना शुरू कर दिया था, वो भी यूरोपियन के रास्ते पर चलने लगे थे। तो देखिए इंडियन ट्रेड एंड कॉलोनीज एंड द ग्लोबल सिस्टम के बारे में जानते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही थी, इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर रहा था। हिस्टोरिकली फाइन कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। तो देखिए जो फाइन कॉटन था, जो बहुत ही अच्छा कॉटन था, वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था और यूरोप में एक्सपोर्ट उसे किया जाता था। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन British cotton manufacture began to expand and industrialists persuaded the government to restricted cotton imports and प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। अब देखिए जो ब्रिटिश में जो उद्योगपति थे ना वो गवर्नमेंट पर दबाव डाल रही थी कि जो इंपोर्ट है ना इंडिया से हो रहा है उसको रोका जाए, जिससे कि जो लोकल इंडस्ट्री है ना वो किसी ना किसी तरह वो वहाँ पर उसे प्रोटेक्शन मिल सके और उनका व्यापार बढ़ सके। टैरिफ्स वर्ड इम्पोज्ड। तो देखिए जो टैक्स था वो लगा दिया गया ऑन क्लोथ्स इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में क्लोथ्स आते थे, जो कॉटन आती थी इंडिया से, उस पर अब टैक्स लगाना शुरू कर दिया। किसके कहने पर? जो वहाँ के उद्योगपति थे उनके कहने पर। कॉन्सिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगिन टू डेक्लाइन। अब इसका क्या प्रभाव हुआ कि जो इंडियन कॉटन ब्रिटिश में जो एक्सपोर्ट होती थी अब वो डेक्लाइन होनी शुरू हो गई, वो काम जो है बंद होना शुरू हो गया। फ्रॉम द अर्ली 19th century ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर आल्सो बिगिन टू सीक ओवरसी मार्केट फॉर दियर क्लोथ्स। अब जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे जो कपड़े को बना रहे थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दूसरी कंट्रीज में अपने क्लोथ को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, दूसरे कंट्री की मार्केट में अपना सामान भेजना शुरू कर दिया। मार्केट बाय टैरिफ बैरियर्स इंडियन टेक्सटाइल नाउ फेस्ड स्टिफ कंपटीशन इन अदर इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए जब दूसरी मार्केट में दूसरे देश की मार्केट में भी जो ब्रिटिश थे वो अपना क्लॉथ जो है अपना कपड़ा जो है वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। अब इंडियंस को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा इंटरनेशनल मार्केट में भी। इफ़ वी लुक एट द फिगर ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, अगर हम यहाँ पर आंकड़ों को देखेंगे कि किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा रहा था इंडिया में, वी सी स्टडी डेक्लाइन ऑफ शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम सम 30% अराउंड 1800 टू 15%। तो देखिए 1800 की बात है, जो 30% एक्सपोर्ट होता था ना वो कितना रह गया था, घटकर 15% रह गया था 1815 में। ठीक है, मतलब 1800 में तो 30% था, अब इसके बाद जो है वो 15% रह गया था। अब आगे बताया गया है 1870 में ये 3% घटकर रह गया था। ठीक है, व्हाट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट। अब इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, अब ये देखेंगे। द फिगर अगेन टेल ए डेमोक्रेटिक स्टोरी। अब ये जो फिगर है ये फिर से एक डेमोक्रेटिक स्टोरी हमें बताती है, ड्रामेटिक स्टोरी बताती है। देखिए, व्हाइल एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स डेक्लाइन रैपिडली। तो देखिए जो एक्सपोर्ट था ये बहुत तेजी से डेक्लाइन हो रहा था। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज इक्वली फास्ट, और उतनी ही तेजी से जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट था वो बढ़ रहा था।
Between 1812 and 1870, the share of raw cotton exports rose from 5% to 35%। तो देखिए कितना बढ़ के आया था ये। अब 1812 से 1871 की यहाँ पर बात की गई है, 15% से ये 35% तक बढ़ गया था। इंडिगो यूज फॉर डाइंग क्लोथ्स वॉज अनोदर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। तो देखिए इंडिगो जो है एक और इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट थिंग थी जो है एक्सपोर्ट इंडिया से की जा रही थी। मैनी डिकेड्स, तो देखिए कई दशकों तक ऐसा ही चलता रहा, जो इंडिगो की का जो एक्सपोर्ट था वो होता रहा। एंड एज यू हैव रीड लास्ट ईयर ओपियम मीन्स होता है अफीम, शिपमेंट टू चाइना ग्रू रैपिडली फ्रॉम 1820 टू बिकम फॉर अ वाइल इंडियंस सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। तो देखिए अफीम की जो एक्सपोर्ट था ना वो बहुत ज़्यादा होने लगा और 1820 की बात हो रही है, ये लार्जेस्ट एक्सपोर्ट बना। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया, ब्रिटेन क्या करता था, अफीम को इंडिया में ग्रो करता था और एक्सपोर्ट किया जाता था इसको चाइना में। विद द मनी अर्न थ्रू दिस स्केल इट फाइनेंस इट्स टी एंड अदर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। अब इससे जो प्रॉफिट होता था, अर्न होता था, इससे अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चाइना से इम्पोर्ट की जाती थी, जैसे कि टी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लड द इंडियंस मार्केट। अब 19th सेंचुरी की यहाँ पर बात की जा रही है। जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे ना वो भर भर के इंडियन मार्केट में उनके सामान दिखाई दे रहे थे। फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, और जो फूड मटेरियल्स था या फूड ग्रेन्स था और रॉ मटेरियल था वो इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज, और दूसरे संसार में दूसरी जगह पर भी इसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। लेकिन जो सामान इंडिया से ब्रिटिश में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उसकी वैल्यू तो कम थी, और जो इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। तो देखिए जब वैल्यू में फ़र्क होगा, कीमत में फ़र्क होगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा किसे हुआ, ब्रिटेन को हुआ ना। दस ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस, और ये जो प्रॉफिट होता है ना इसे ही ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। तो इंडिया को तो काफ़ी सरप्लस, ट्रेड में काफ़ी सरप्लस यानी कि बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था इंडिया से। ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डिफिसाइट्स टू अदर कंट्रीज। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा था और दूसरी कंट्री से जो लॉस हो रहा था, लॉस को कहा जा रहा है डिफिसाइट। तो देखिए अब जब ब्रिटेन दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता था तो जो उसे वहाँ से लाभ नहीं होता था, हानि होती थी, तो ये सरप्लस जो है उसे बैलेंस करने के लिए वो यूज करता था। दैट इज विद सेंचुरीज countries from which Britain was importing more than it was selling to। देखिए यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ब्रिटेन जो सामान दूसरी कंट्रीज से खरीदता था और वहाँ पर जो उसे लॉस होता था उसे वो इंडिया से जो सरप्लस, ट्रेड सरप्लस होता था, उससे उसकी भरपाई किया करता था। दिस इज हाउ ए multilateral settlement system work। It allow one country to deficit with another country to be settled by its surplus with द थर्ड कंट्री। तो देखिए यहाँ पर यही बात बताई गई है कि ये जो सरप्लस और डिफिसाइट होता है ना, ये तीसरी कंट्री में जब हम ट्रेड करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम एक तरफ तो एक कंट्री से लाभ ले रहे हैं, दूसरी कंट्री से हमें कुछ हानि हो रही है, जब हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो जो सरप्लस होता है ना वो एक कंट्री वो तीसरी जगह पर लगा देता है। ठीक है, बाई हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डिफिसाइट्स इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। अब देखिए इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में यही रोल रह गया था कि वो जो है ब्रिटेन को जो हानि हो रही थी ना उससे पूरा करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ब्रिटेन्स ट्रेड सरप्लस इन इंडिया ऑल्सो हेल्प्ड पे द सो कॉल्ड होम चार्ज। तो देखिए एक होम चार्ज नाम की भी चीज है। होम चार्ज क्या होता है, जैसे ब्रिटेन क्या कर रहा था, हमारे ऊपर रूल कर रहा था, अब हमारे ऊपर कोई शासन करेगा तो उसे कुछ ना कुछ पे करना होता है।
तो देखिए इसे ही हम होम चार्ज कहते हैं। अब जो ब्रिटेन था वो हमारे ऊपर जब रूल कर रहा था तो उसे कुछ चार्ज पे करना होता है, इसे ही हम होम चार्ज कहते हैं। दैट इंक्लूडेड प्राइवेट रिमिटेंस होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल। तो देखिए जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्हें अपने घर पे कुछ पैसा भेजना होता था और जो ट्रेडर्स थे उन्हें भी भेजना होता था। तो देखिए ये जो प्रॉफिट होता था ना, ये होम चार्ज नाम की जो चीज़ है, जो पैसा है वो वहीं पे लगता था। अब देखिए इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डब्ट। तो देखिए इंडिया के ऊपर जो कर्ज लिया गया था, इंडिया का कहकर जो कर्ज लिया गया था, उसका जो इंटरेस्ट था वो भी इसी चीज़ से, इस सरप्लस से चुकाया जा रहा था। द पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया, वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो इंडिया में थे, उनके लिए भी इसी सरप्लस से वो सारा पैसा चुकाया जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर हमने जाना कि अब लेट 19th सेंचुरी में इंडिया बस इतना ही काम रह गया था वर्ल्ड इकोनॉमी में कि जो ब्रिटिश था ना, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन का जो डिसाइड्स हो रहा था, उसको उसकी भरपाई करने में इंडिया जो है पूरा काम करने में लगा हुआ था। जो होम चार्ज था उसे पूरा करने में लगा हुआ था, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उससे पूरा प्रॉफिट जो है ब्रिटेन को मिल रहा था और ब्रिटेन की कठपुतली बनकर कहीं ना कहीं इंडिया काम कर रहा था। ठीक है, तो आज के हम अपने टॉपिक को यही करते हैं कंप्लीट। आने वाली वीडियोस में हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियोस आपकी काफ़ी लेंथी हो रही है, चैप्टर भी काफ़ी लेंथी है, तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।